हाँ जी, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद दीपक सर के साथ में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, भी अपनी बायोलॉजी शुरू करेंगे। और बायोलॉजी मतलब ये मत समझना साइंस, वापस कह रहा हूँ, बायोलॉजी ये मत समझना मतलब साइंस। इतने भी सिंपल तरीके से, इतने नॉर्मल तरीके से आपको मैं बायोलॉजी करवा दूंगा। बहुत ही नॉर्मल तरीके के वे के साथ में आपको मैं बायोलॉजी करवाने वाला हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। आप खुद कहोगे सर रियलिटी में बायोलॉजी ऐसे होती है। और सबसे पहला जो टॉपिक आप जैसे थंबनेल देखा होगा भी किस किस, जैसे RS हुआ, SI हुआ, पटवार हुआ, वीडियो, CAT, जितने भी जहाँ भी साइंस आती है, जहाँ भी बेसिक साइंस आती है, वहाँ पे हर टॉपिक के अंदर आपको ये जो बायोलॉजी का टॉपिक है ये देखने को मिलता है। जहाँ पे बायोलॉजी मिलेगी वहाँ पे एक कॉमन सा टॉपिक आपको मिलता है, ब्लड का टॉपिक मिलता है। तो आज मैं उसी ब्लड को पढ़ाना आपको शुरू करूँगा। इतने सिंपल वे के साथ में ब्लड को पढ़ाना शुरू करूँगा, आप सोच भी नहीं सकते इतने सिंपल तरीके के साथ में भी बायोलॉजी पढ़ी जाती है क्या। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं जो टॉपिक शुरू करने वाला हूँ उसका नाम है रक्त समूह, यानी कि इसको मैं इंग्लिश में कहूँ तो ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। तो एक और सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे आपको ना इंग्लिश वालों को दिक्कत रहेगी ना हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत रहेगी। मैं आपको इसको बाई लैंग्वेज करवाने वाला हूँ। बाई लैंग्वेज यानी कि ऐसी टर्म जो आपको बाई साइंस में क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको उसको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा सा डाउट आपको क्लियर यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद रहती है आपको नोट्स की, सर नोट्स कहाँ से प्रोवाइड होंगे। आपको सिंपल सब कुछ बताऊंगा, अगर क्लास अच्छी लगे फिर ही बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्लास कैसे अच्छी लगी, एक तो क्लास देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आगे के लिए जज कर सकते हो सर अच्छी है या फिर नहीं है। मैं कहूँगा 10 या फिर 15 मिनट की क्लास लगा के देख लो, उसके बाद ही लाइक करना वगैरह जो भी करना है, कमेंट करना उसके बाद ही करना, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं करने के लिए आपको मैं बोलूँगा। ठीक है, और जो अगर नए हो फिर भी तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे की जो भी वीडियो है, और बेल आइकन कर देना, आगे की जो वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको बस पढ़ते रहना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रक्त समूह ब्लड ग्रुप की। बहुत सिंपल सा टॉपिक आपको मैं कम से कम 10-12 घंटों में करवाने वाला हूँ, बहुत डीपली टॉपिक इसको मैं करवाने वाला हूँ। ठीक, और उसके बाद और बता दूं, बायोलॉजी के साथ में पॉलिटिकल की भी क्लासें आया करेंगी, और जियो की क्लासें आती है, और पॉलिटिकल्स की क्लासें भी यहाँ पे आपको कंटिन्यू मिला करेगी। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ रक्त समूह, यानी कि कौन सा टाइम मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, सबसे पहले मैं रक्त समूह की बात करता हूँ, यानी कि ब्लड की बात करता हूँ। नॉर्मल सी ब्लड की बात करता हूँ। नॉर्मल सी के मान के चलना ये ब्लड का एक ड्रॉप है, यानी कि ये ब्लड की बूंद है। किसकी बूंद है? ब्लड की एक बूंद है। कॉमन से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? ये पूछे जाते हैं मानव का जो रक्त का कलर होता है वो कैसा होता है? वो लाल रंग होता है, जिसे रेड कहा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, मानव के रक्त का कलर कैसा होता है? तो लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन तो आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात बोलता हूँ। आपको कहीं से, यानी कि मेरे को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी काट लूँ, क्या निकलेगा? पानी तो नहीं निकलेगा, रक्त ही निकलेगा। शरीर को कहीं से भी काटूँ, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से कहीं से भी काट लेता हूँ तो शरीर में रक्त ही निकलता है। अब लोग से रक्त में और क्या कुछ होता है? मैं कहूँगा बहुत कुछ होता है। आप बोलोगे सर आप कैसे कह सकते हो इसमें बहुत कुछ होता है? मैं कहूँगा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन शायद कहीं देखा गया होगा, शायद कहीं देखा गया होगा। आप बोलोगे सर वो किससे देखा गया होगा? मैं कहूँगा यार सिंपल सी बात है, कोई देखने के लिए किसी चीज़ को बहुत बारीकी से देखना होता है, क्योंकि ब्लड है, ब्लड के और बारीक जो पार्टिकल्स है अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मैंने कहा देखा गया होगा, बट किससे देखा गया हो? कहीं से तो दर्शन किए गए होंगे। मैंने कहा रक्त को जब और बारीकी से देखा गया तो एक दर्शी का यूज़ किया गया, एक दर्शी का यूज़ किया गया, यानी कि एक इसका एक को स्कोप का यूज़ किया गया, स्कोप का यूज़ किया गया। और बहुत बारीक पार्टिकल्स थे, बहुत माइक्रो पार्टिकल थे, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल थे, इसलिए उसे बोल दिया गया कौन सी दर्शी? उसे सूक्ष्मदर्शी, यानी कि उसे माइक्रोस्कोप बोल दिया गया। तो आपसे पूछ ले, यानी कि रक्त समूह लाल रंग का होता है मानव का रक्त, और इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखा जा सकता है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। आगे चलता हूँ।
बहुत बारीकी से लेके चलूँगा, बहुत डीपली तक लेके जाऊँगा, बहुत डीपली लेके चलाऊँगा। RH फैक्टर वगैरह सब कुछ मैं करवाऊँगा, नो टेंशन होके पढ़ना। बस एक बार ये देख लेना आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद चलता हूँ मैं, जो आप बोलोगे सर आगे चलो, आगे चलता हूँ मैं। रेड यानी कि जो लाल रंग का जो रक्त होता है, इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ। मैंने आप बोलोगे सर जब आपने माइक्रोस्कोप को इसको देखा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो आपको इसमें क्या कुछ मिला? मैंने कहा देखो आपको ये बताना तो बहुत मुश्किल है, बट जो अपने काम की है वो चीज़ें बता देता हूँ मेरे को क्या कुछ मिला। जब मैंने ब्लड को बहुत बारीकी से देखा, तो मेरे को एक तो इसमें यानी कि लिक्विड पार्ट मिला था, लिक्विड पार्ट मिला यानी कि जिसे द्रव पार्ट बोला जाता है। एक तो मेरे को द्रव पार्ट मिला, दूसरा मेरे को सॉलिड भाग मिला, इसमें कुछ हिस्सा सॉलिड था, उसे ठोस भाग बोला गया। यानी कि जब मैंने रक्त को बहुत बारीकी से देखा तो मेरे को एक द्रव इसमें मिला, लिक्विड हिस्सा मिला, और एक इसका सॉलिड पार्ट मिला। तो जो द्रव हिस्सा था, जो रक्त का जो द्रव हिस्सा था, उसे मैंने एक नाम दे दिया, उसे नाम दिया प्लाज्मा। क्या नाम दिया? उसे मैंने प्लाज्मा कहा। क्या कहा? उसे मैंने प्लाज्मा कहा। अब आपसे कोई भी कुछ भी पूछ ले भी, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, या फिर कोई पूछ ले प्लाज्मा किससे कहते हैं, तो बहुत सिंपल वे के साथ में बता सकते हो, ब्लड का लिक्विड पार्ट को ही प्लाज्मा कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल वे के साथ में बायोलॉजी करवा दूंगा, गारंटी के साथ में कहता हूँ, गारंटी के साथ में कहता हूँ। एक बार आप पढ़ के देखना ठीक है। प्लाज्मा दो, इसका आप बोलोगे सर इसमें कुछ सॉलिड पार्ट होता है यानी कि ठोस भाग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मैंने कहा इसमें कुछ बोलने कोई ज़रूरी नहीं है इसको कुछ बोलेंगे, बट हाँ ये सेल्स होती है। ये क्या होती है? ये सेल्स होते हैं, यानी कि कोशिका होती है। और जो सॉलिड पार्ट होता है इसमें टोटल 3 सेल होती है, इसमें टोटल 3 सेल्स होती है, 3 कोशिकाएँ होती है इसमें सॉलिड पार्ट के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, आप बोलोगे सर जब आपने ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका लिक्विड पार्ट और इसका सॉलिड पार्ट, तो आप हमें ये बता सकते हो लिक्विड कितना परसेंटेज रखता होगा? क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए भी रक्त का लिक्विड कितना परसेंट है और सॉलिड कितना परसेंट है। मैंने को सिंपल, अगर बने तो सही क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे ब्लड का 55% क्या होता है? लिक्विड होता है, और 45% क्या होता है? ये सॉलिड होता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। 45% सॉलिड होता है और 55% क्या होता है? लिक्विड होता है। ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ थोड़ी सी, और ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिक्विड। आप बोलोगे सर ये प्लाज्मा होता है, लिक्विड पार्ट होता है, इसमें क्या होता है? मैं कहूँगा अपने कोई काम की तो नहीं है, बट सिंपल सी मैं बात में बता देता हूँ। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा की बात करो, प्लाज्मा में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में अपने को जल देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है। 97% कह सकता हूँ मैं, 97% इसमें वाटर ही होता है, 97% इसमें वाटर ही होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जल होता है। उसके बाद में 2 नंबर पे अपने को यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिलता है। इसके अंदर, इसमें प्लाज्मा में जल हो सकता है, सबसे ज़्यादा जल होता है, फिर प्रोटीन होता है, और 3 नंबर पे अपने लवण की बात कर सकते हैं। लवण होता है इसके अंदर, सॉल्ट होता है, ठीक है। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, नहीं परसेंटेज नहीं याद करना, बस इतना पढ़ लेना। प्लाज्मा में जल होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है। सबसे ज़्यादा जल होता है, फिर प्रोटीन, फिर लवण, फिर विटामिन आते हैं, और फिर अदर्स कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन अपने काम का नहीं है, बस इतना पढ़ लेना। प्लाज्मा 55% होता है, ठीक है। ठोस की बात करता हूँ। ठोस में 3 सेल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 सेलों के नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली सेल की मैं बात करता हूँ, उसे आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी का नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आरबीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। काम इसके बाद में पढ़ेंगे, बहुत डीपली आरबीसी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन सीधा सा यहाँ से क्वेश्चन हमने तो बता देंगे। आरबीसी इसका सॉलिड पार्ट होता है। आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में याद कर लेना। हिंदी वाले इंग्लिश में याद कर लेना, माड़ी बहुत होगी बाद में। रेड ब्लड कार्पेसल्स, रेड ब्लड कार्पेसल्स, यानी कि सफ़ेद लाल रक्त कणिका। दिमाग पता नहीं क्या हो गया, लाल रक्त कणिका। आप एक बार पढ़ के देखना। आप बोलो सर बायोलॉजी इतने सिंपल तरीके से भी पढ़ी जाती है कि मैंने कहा भाई इससे सिंपल तरीका और कुछ हो भी नहीं सकता। गारंटी से कहता हूँ आप बायोलॉजी पढ़ के खुद बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दो, चाहे आप 8 ही बैकग्राउंड से क्यों ना हो, क्योंकि मैं खुद 8 बैकग्राउंड का रहा हूँ और आज मैं बायोलॉजी पढ़ा लेता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। आप भी इसी तरीके से पढ़ना, बहुत सिंपल वे के साथ में।
दूसरी इसमें सेल्स होती है, इसे WBC कहा जाता है। WBC का मतलब वाइट ब्लड कार्पेसेल्स, ठीक है। इसे श्वेत रक्त कणिकाएं, बहुत सिंपल सा, ठीक है। और जो 3 नंबर पे आप बोलोगे सर तीसरी सेल्स कौन सी होती है, उसे अपने प्लेटलेट के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट सेल कहा जाता है, या फिर इसे हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है, रक्त बिंबाणु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अपने को इतनी सी बात याद करनी है। वापस बता दूं एक बात आपको, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, रेड कैंसर जो लाल रंग का रेड होता है, लाल रंग का रक्त होता है, इस माइक्रोस्कोप की सहायता से 2 पार्ट होते हैं, लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा, इधर सॉलिड ठोस होता है, 55% 45%, इसमें जल होता है, फिर प्रोटीन होता है, फिर अपने कौन से लवण वगैरह आ जाते हैं। इसमें बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर 3 सेल्स होती है, RBC WBC और प्लेटलेट होती है। रेड ब्लड कार्पेसेल्स, वाइट ब्लड कार्पेसेल्स और प्लेटलेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैं चलता हूँ, इसको आगे चलते हैं और बहुत बारीकी से और पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा एक बात और बता दूँ, आपको जब सुना होगा आपने भी, कभी कभार आप जांच करवाते हो, ब्लड की जांच करवाते हो, ठीक है, तो आपको डॉक्टर बोल देता है कि आपके अंदर ब्लड कम है, आपको डॉक्टर काफ़ी बार बोल देता है आपके अंदर ब्लड कम है। देखो सबसे ज़्यादा अगर इससे सॉलिड पार्ट के अंदर भी, सबसे ज़्यादा इससे सॉलिड पार्ट के अंदर भी RBC WBC या फिर प्लेटलेट में भी सबसे ज़्यादा कोई अपने शरीर में होता है तो वो RBC होता है। 97% RBC होता है। परसेंटेज मत याद करना, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा अपने पास जो होता है वो क्या होता है, RBC होता है। अगर आपका शरीर का RBC कम हुआ तो ऑटोमेटिक रक्त कम हुआ, अगर शरीर का RBC कम हुआ तो ऑटोमेटिक रक्त कम हुआ। ये वाटर की बात नहीं है, वाटर तो अपने बहुत पीते रहते, प्यास लगती है। शरीर का RBC कम हुआ तो आपका ब्लड कम हुआ। अगर आपको कोई भी बोले आपका ब्लड कम है तो समझ लेना आपके RBC कम है, क्योंकि जब आपके बॉडी में रक्त में RBC भी नहीं होगी तो आपका रक्त कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको RBC को यहाँ पे बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और बहुत बारीकी से RBC में पढ़ाने वाला हूँ। चलते अपने और आगे। अगर अभी भी समझ आ रही है और अब समझ आपको आना शुरू हो गया तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत सिंपल वे के साथ में पूरी बायोलॉजी आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ अभी सुनना ध्यान से, कुछ मैं समझाने वाला हूँ, पहले समझना, उसके बाद में यहाँ से समझाना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर जाके नतीजे निकलेंगे वो सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नतीजे निकलने वाले हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको समझाया, अभी अपने पास प्लाज्मा था, ठीक है, ये मैं प्लाज्मा बना रहा हूँ, ये पानी था, प्लाज्मा था, इसको मैंने बोला प्लाज्मा, डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने प्लाज्मा बनाया, ठीक है। प्लाज्मा में क्या कुछ था, RBC WBC प्लेटलेट तीनों ही था, तो मैंने इसी प्लाज्मा में एक RBC बना दी। ये क्या थी, इसको मैंने RBC बोल दिया, ये थी प्लाज्मा में RBC, ठीक है। अब RBC को एक बार थोड़ा सा बारीक पढ़ना पड़ेगा। मैंने इसी RBC को बाहर उठा लिया, ये जो RBC थी उसको मैंने यहाँ पे बाहर उठा लिया और यहाँ पे बाहर उठा के RBC को मैंने ऐसा देख लिया, ये अपनी RBC, ठीक है। मैंने सोचा क्यों न जब ब्लड के अंदर RBC है और RBC इतना बड़ा पार्ट रखती है, RBC के कम होने से ब्लड कम हो जाता है, तो ऐसी क्या चीज़ है, मैंने RBC को बहुत बारीकी से जानना चाहा, तो RBC को और बहुत बारीकी से जानना चाहा भी ऐसा क्या कुछ है RBC के अंदर। तो जब मैंने RBC को माइक्रोस्कोप लगा के देखा, RBC को जब माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो मेरे को इसके ऊपर कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई दी, इस प्रकार बहुत बारीकी से देखा तो मेरे को इस प्रकार इसके ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई दी। यानी कि RBC के ऊपर मेरे को क्या दिखी, RBC के ऊपर दिखी मेरे को संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर दिखी। RBC के ऊपर मेरे को अजीब गजीब से स्ट्रक्चर दिखी। तब मैंने इसको जानना चाहा, यार अपने शरीर में ये स्ट्रक्चर कैसी है। तब मेरे को पता चला विटामिन नहीं है, सोल्ट भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, ये है कुछ। तब मेरे को बाद में जाके एहसास हुआ ये तो प्रोटीन की बनी संरचना है। तो RBC के ऊपर ये संरचना यानी कि स्ट्रक्चर किसकी थी, प्रोटीन की थी। किसकी थी भाई, प्रोटीन की, ठीक है। तो अपने को लगा यार RBC इतना इम्पोर्टेंट है, RBC इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके ऊपर स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होगा वो तो कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा।
कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आज से एक बात दिमाग में बिठा लेना, क्या बायोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका हम कोई ना कोई नाम रख देते हैं। बायोलॉजी में जो भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका हम कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। तो सुनना, यहाँ पे आरबीसी के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनी हुई थी, जो प्रोटीन की बनी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, तब मैंने इसको बोलना शुरू कर दिया एंटीजन। क्या बोलना शुरू कर दिया? इसी को मैंने एंटीजन बोलना शुरू कर दिया। सॉरी अब आपसे पूछ लें एंटीजन क्या होते हैं? आरबीसी के ऊपर बनी प्रोटीन की संरचना को ही एंटीजन कहा जाता है। आरबीसी के ऊपर बनी प्रोटीन की संरचना को ही एंटीजन कहा जाता है। तो मैंने सोचा बार बार एंटीजन का यूज़ करेंगे ब्लड के अंदर, तो मैंने इसको थोड़े सिंपल वे के साथ में लिखना शुरू कर दिया। इसको मैंने AG लिखना शुरू कर दिया, AG लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर और मैंने ट्राई किया, यार आरबीसी के ऊपर ये स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन की पता चल गया, इसका नाम मैंने एंटीजन दे दिया। और जगह फिर देखा मैंने, क्या इसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ फ़र्क है क्या इसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज है क्या, यानी कि एक दूसरे से अलग है क्या? तब मेरे को पता चला यार अलग है। कुछ एक तो अपने को ये दिख रही है इस प्रकार, कुछ एक अपने को ऐसे दिख रही है, कुछ ऐसे दिख रही है। तो मेरे को लगा यार अलग है, यानी कि कुछ तो मेरे को इस प्रकार दिख रही है। ठीक है, कुछ मेरे को इस प्रकार दिख रही है। तो मैंने बोल दिया एंटीजन दो टाइप के मिले अपने को, एंटीजन दो टाइप के मिले हैं। कौन कौन से? एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, कुछ तो इस प्रकार है तो उसको एंटीजन ए बोल दिया, और इस प्रकार है उसको एंटीजन बी बोल दिया। क्या? वापस सुनना, आरबीसी के ऊपर बनी प्रोटीन की संरचना को एंटीजन कहा जाता है। ये अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। ए की शेप में होते तो इसे एंटीजन ए, और बी की शेप में होते उसे एंटीजन बी बोल दिया। मैंने कहा जो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट होगा उसका हम क्या रख देंगे, उसका हम नाम रख देते हैं। ठीक, सुना, ये जो दो प्रकार के एंटीजन है, यहाँ से सुना, ये जो मैं दो प्रकार के एंटीजन की बात कर रहा हूँ, दो बेस के जो एंटीजन है, दो बेस के एंटीजन है, इसी के आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो किया जाता है वो इसी के आधार पे किया जाता है। आप बोलोगे कैसे सर, समझा नहीं मैं। आप बोलोगे कैसे, आप आरबीसी के एंटीजन से आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे कर रहे हो? आप पागल तो नहीं हो चुके हो? आपको तो पता भी नहीं है और आपको पढ़ाना भी नहीं आता। मैंने कहा रुको, सब्र करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको मैं दिखाता रहूँगा भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सुनना, ये मैंने आरबीसी की, ठीक है, यहाँ तक हुआ। यहाँ तक दो बेस के आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया? मैंने क्या किया, पहले चार लोगों का क्या लिया मैंने, चार लोगों का, ये सपोज करना 4 लोगों की मैंने आरबीसी ली। मैंने 4 लोगों की क्या ली, आरबीसी ली। 4 लोग थे, उसमें से 4 लोगों की मैंने आरबीसी ली। जब मैंने 4 लोगों की आरबीसी को देखा, 4 लोगों की आरबीसी को जब मैंने देखा तो उसमें क्या देखा मैंने, ध्यान से सुना, कुछ आरबीसी के शेप पे तो ये अकेला ये था, ए के समान था, तो जिसमें एंटीजन ए के समान था उसको मैंने एंटीजन ए बोला। दूसरे के अंदर ये बी के समान था केवल, तो मैंने बी बोल दिया। तीसरे में देखा ये दोनों ही था, ए के समान भी था एंड बी के समान भी था। और चौथे में देखा ये दोनों ही नहीं थे, तो इसमें एब्सेंट था, एब्सेंट था। ठीक है, वापस सुनना, मैंने 4 लोगों के आरबीसी को लिया तो इसमें कईयों के तो ये ए शेप दिखा, कईयों के बी शेप दिखा, कईयों में दोनों ही दिखे और कई में कुछ भी नहीं दिखा। तो मैंने कहा टाइप तो 2 ही थे, एंटीजन के टाइप तो 2 ही थे, इसी 2 टाइप के आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। कैसे होता है, सुनना, ऐसे होता है। कैसे होता है ब्लड ग्रुप का निर्धारण, कैसे होता है, जिसमें एंटीजन ए है आरबीसी के ऊपर उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसके आरबीसी पर एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप बी, जिसका आरबीसी पर एंटीजन ए और बी दोनों है, दोनों है, एंड नहीं है, एंड का मतलब यहाँ पे ए बी और बी भी है, जिसके आरबीसी पर ए और बी दोनों हैं उसका ब्लड ग्रुप एक साथ बना दिया ए बी, और जिसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं, एब्सेंट है यानी कि 0 है, और 0 को इनके साथ मैच करने के लिए ओ लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैंने यही बात आपको कहा था, 2 बेस होते हैं एंटीजन के, 2 बेस के आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण
किया जाता है। ये बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। वापस सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। प्लाज्मा में आरबीसी तैरती रहती है। इसमें आरबीसी को देखा तो प्रोटीन की संरचना, इसे एंटीजन बोल दिया गया। ए और बी दो टाइप की थी, क्योंकि कुछ शेप ऐसी थी और कुछ ऐसी थी। उसी दो टाइप के आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। अब आपसे कोई भी पूछ ले एंटीजन क्या होता है, कोई भी पूछ ले एंटीजन क्या होता है, तो क्या लिखना आरबीसी पर बनी प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना क्या होता है? एंटीजन होता है। ठीक है, आज के बाद में डाउट मत रहना। दूसरा पूछ ले आपसे कोई पूछ ले ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है, वो सिंपल वे के साथ में बोल देना आरबीसी पर जो भी एंटीजन होते हैं, हमारी आरबीसी में जो भी एंटीजन होते हैं उसी के आधार पे अपना ब्लड ग्रुप होता है। यानी कि जो एंटीजन हुआ वो ही अपना ब्लड ग्रुप होता है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ से एक बात क्लियर होती है। दूसरी बात, आप लोग सर आप कैसे बता सकते हो भी ब्लड ग्रुप का निर्धारण? यानी कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। 2 एंटीजन के आधार पे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के क्या होते हैं? रक्त समूह होता है। 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से पढ़ने वालों, बहुत हाई लेवल तक लेके चलने वालों, आपको 10 से 12 घंटों के अंदर रक्त करवाने वालों, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का रक्त करवाने वालों, आपको पढ़ा देना चाहिए। इसके बाद कुछ मत पढ़ना। 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, 1, 2, 3 और 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। आप लोग सर आपको कैसे पता? सबसे पहले ये किसने बताया? यानी कि ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? मैंने कहा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ा था। उस व्यक्ति ने 1900 ईस्वी के अंदर बताया था। सन 1900 का टाइम था और उस व्यक्ति का नाम था लैंडस्टीनर। क्या नाम था? लैंडस्टीनर। तो ब्लड ग्रुप का जो खोज करता है किसे कहा जाता है? रक्त समूह का खोजकर्ता। रक्त समूह का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडस्टीनर को कहा जाता है। सन 1900 के अंदर इसने ब्लड ग्रुप को खोज लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। आगे थोड़ी सी और बात करूँगा और सारी यहाँ पे जो आपके डाउट है वो सारी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। भी बचा हुआ जो भी डाउट है सुनना, एक बात समझना। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है, ठीक है। जैसे प्लाज्मा में तैर रही थी आरबीसी, उसी प्रकार प्लाज्मा में एक प्रोटीन की और संरचना तैरती रही। क्योंकि प्लाज्मा में देखो बहुत पार्टिकल्स है। प्लाज्मा में बारीक कण जैसे विटामिन था, जल था, लवण था, सोल्ट था, बहुत कुछ था। उसी प्रकार प्लाज्मा में एक चीज़ मिलती है हमें प्रोटीन की। ये प्लाज्मा को जब मैंने उठाया तो प्लाज्मा में एक स्ट्रक्चर मिली मेरे को। प्लाज्मा के अंदर भी एक स्ट्रक्चर मिलती है और वो भी प्रोटीन की बनी हुई संरचना थी। प्लाज्मा में एक स्ट्रक्चर मिलती है, वो भी प्रोटीन की बनी हुई संरचना थी। जो प्रोटीन की बनी हुई संरचना थी, जो प्रोटीन की थी यानी कि इंपॉर्टेंट थी। प्रोटीन से अपना शरीर बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन से बनी हुई जो संरचना थी जो प्लाज्मा में तैर रही थी, या आपको मैं प्लाज्मा की बात करूं, प्लाज्मा में तैर रही थी। प्लाज्मा में प्रोटीन की एक संरचना जो तैर रही थी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको नाम दे दिया एंटीबॉडी। क्या नाम दिया? एंटीबॉडी। एक बार समझना, और एंटीबॉडी को मैंने AB लिखना शुरू कर दिया। वापस सुनना, एंटीजन क्या होते हैं? आरबीसी के ऊपर बनी प्रोटीन की संरचना एंटीजन होता है। प्लाज्मा में तैर रही प्रोटीन की संरचना को एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी को जब मैंने बहुत बारीकी से देखा, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, तो मेरे को इसमें भी 2 शेप दिखा, यानी कि A के शेप में और B के शेप में। लेकिन A और B तो उसको नाम दे है, बड़ा A और बड़ा B तो उसको नाम दे है, तो इसको छोटा A और छोटा B नाम दे दिया। यानी कि एंटीबॉडी 2 टाइप की होती है, छोटा A और कौन सा? छोटा B। ये भी 2 टाइप की होती है, एंटीबॉडी भी 2 टाइप की होती है। समान थी, प्रोटीन बनी थी, प्रोटीन की वही बनी है। अभी सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको डाउट क्लियर करता हूं मैं।
फिर एक टेबल बनवाऊंगा। बात क्या है सुनना, मान के चलना ये आपका एंटीजन था और ये आपकी एंटीबॉडी थी। एंटीजन कौन कौन से थे अपने पास में, ए था एंटीजन और एंटीजन बी था। एंटीबॉडी कौन सी थी, एंटीजन एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है। दोनों को दोनों प्रोटीन की बनी संरचना थी, दोनों को दोनों कैसी बनी संरचना थी, प्रोटीन की बनी संरचना थी। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो दोनों प्रोटीन की बनी हुई संरचना दोनों शरीर में तैयार हो रही है, प्रोटीन की बनी हुई है, दोनों शेप बिल्कुल समान शेप में, यानी कि दोनों की पावर सेम है, दोनों में एनर्जी बिल्कुल सेम है। और आप सोचो जब दो एनर्जी वाले व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हैं, जब दो एनर्जी वाले व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हैं तो ये इसको ख़त्म कर देगा और ये इसको ख़त्म करेगा। हार कोई नहीं मानेगा, हार कोई नहीं मानेगा, दबेगा कोई नहीं, ये इसको मारेगा ये इसको मारेगा, आपस में लड़ते 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 मर जाएगा लास्ट में। और अगर दोनों मर गए तो दोनों ही खत्म हो गए, मर गए दोनों खत्म हो गए। सेम इसी प्रकार अगर सपोज करो ये इसके साथ मिक्स हो जाए, ये इसके साथ मिक्स हो जाए, दोनों आपस में मिक्स हो जाए तो ये इसको ख़त्म करेगा ये इसको मारेगा। और ऐसा किया तो एंटीजन खत्म, एंटीबॉडी खत्म, व्यक्ति की मौत। क्योंकि एंटीजन किस पे होती है, आरबीसी पे। आरबीसी सबसे ज़्यादा शरीर में होती है, सबसे ज़्यादा, यानी कि रक्त उसी से बनता है। अगर आरबीसी नहीं हो तो अपने पास में रक्त ही नहीं है, रक्त नहीं तो अपने ख़त्म है। तो आप सर ये कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी को समान मत रखो, क्योंकि अगर दोनों को ये दोनों आपस में रिएक्शन किया, दोनों अगर साथ हुए तो ये रिएक्शन करेंगे यानी कि दोनों क्रिया करेंगे, लड़ाई करेंगे, लड़ाई करने पर दोनों खत्म। ये कंडीशन कब बनती है, जब दोनों समान हुए। तो आप बोलोगे सर व्यक्ति को अगर जिंदा रखना है तो दोनों को समान कभी नहीं करना। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके सुन लेना, नोट करके लिखवा रहा हूँ एक बात। एंटीबॉडी और एंटीजन कभी समान नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम पावर है, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जिसमें एंटीजन ए होता है उसमें एंटीबॉडी बी होता है, जिसमें एंटीजन बी होता है उसमें एंटीबॉडी ए होता है। दोनों में समान हुआ तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एंटीबॉडी एंटीजन कभी समान नहीं होते, ये हमेशा क्या होते हैं, असमान होते हैं। ये फैक्ट आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैंने लिखवाया, तो इसको इंपॉर्टेंस करके लिख लेना। अभी आपको मैं एक टेबल बनवाता हूँ, ठीक है। टेबल आपको मैं कहाँ पे बनाऊँ, ये तो बात तो लिखी हुई, यहाँ पे बनवा देता हूँ। छोटी सी टेबल है और शायद आपने की भी रखी है वो, ठीक है। एक तो कौन सा, एंटीजन की और एक एंटीबॉडी की और एक ब्लड ग्रुप की, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बोलता हूँ, जिस व्यक्ति में एंटीजन ए था तो ब्लड ग्रुप भी ए, जिसमें एंटीजन बी था ब्लड ग्रुप भी बी, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों ही था तो ब्लड ग्रुप क्या बना, ए बी। जिसमें एंटीजन एब्सेंट था यानी कि नहीं था, तो इसमें जीरो था तो ब्लड ग्रुप क्या बना, इसका ओ बना। तो मैंने कहा एंटीजन एंटीबॉडी कभी समान नहीं होना चाहिए, एंटीजन एंटीबॉडी कभी समान नहीं होना चाहिए, हमेशा असमान होने चाहिए। समान हुए तो क्या हो जाती है, समान होने पर मृत्यु हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए जिसमें एंटीजन ए होगा उसमें एंटीबॉडी बी होगी, जिसमें एंटीजन बी होगा एंटीबॉडी ए होगी। जिसमें अगर दोनों हैं तो यहाँ पे एंटीबॉडी को एब्सेंट करना पड़ेगा, न तो ए कर सकते न बी कर सकते, क्योंकि कुछ तो रिएक्शन करेगा फिर मृत्यु हो सकती है। इसमें एब्सेंट एंटीजन तो दोनों ही डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें ए भी होता है और एंटीबॉडी बी भी होता है। अब यहाँ से इस टेबल से क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं। क्या बनते हैं, अगर किसी व्यक्ति का एंटीजन बी है तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी, ये क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सिंपल से वे के साथ में, कोई इतना नहीं है। वापस सुन लेना, एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है और एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होने चाहिए। इस बात को गांठ बांध लेना, ठीक है। और अब बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चनों के साथ में इस क्लास को आगे और बढ़ाना चाहूँगा, यानी कि कंटिन्यू अपने रहेंगे। और पहले तो अगर क्लास अच्छी लगे तो ही लाइक करना वीडियो को, वरना लाइक मत करना। और आपको लगे भी कुछ सीखने को मिलता है फिर ही आगे कल की क्लास लेना, वरना फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक। और बहुत इंपॉर्टेंट वे के साथ में बहुत, अगर ये नोट्स भी आपको चाहिए, ये कंप्लीट नोट्स आपको अगर चाहिए तो आपको 9782346231 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप इसके ऊपर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, सर हमें इसके नोट्स भी चाहिए, तो मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मिलते हैं अपने कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।